चलिए आज हम 3 यूनिट्स के टॉपिक्स देखेंगे 4, 5 और 6। इसमें 5 चैप्टर से आपके 6 और 7 फोन में आएंगे। अच्छा, ये वाला चैप्टर तो आपको पक्का होगा। यूनिट 5 तो यूनिट 5 में कोई दिक्कत है? जो नोट्स आपने पढ़ा है उतना ही सफिशिएंट है। उसमें टेबल पक्की कर लो आप लोग। जो टेबल है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों की उसे पक्की कर लो आगे जाके नहीं। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स बताया कि बच्चा क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है ना, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताएगा कि बच्चा? ∅B = BA। चाहे तो इसे डॉट लगा कर लिखोगे तो ऐसे लिख लो, और इसे डॉट को हटाओगे तो क्या हो जाता है? BA cos थीटा। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर कैसे निकल के आती है यही पता होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? टेस्ला। टेस्ला किसकी यूनिट है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की। और एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। cos थीटा की कोई यूनिट होगी नहीं, इसी को हम वेबर कहते हैं। वेबर यूनिट है। शायद मैंने पिछले टेस्ट में आपको ये पूछा था वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है। टेस्ट में पूछा था आपको कि किसकी यूनिट होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहीं से देखो, ये अपॉन में आ जाएगा, जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होगी। कर लो फटाफट से, थोड़ा सा समझ लो। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अभी पढ़ लो इस नोट्स को। टेस्ला मीटर स्क्वायर यानी वेबर। इसका डीएफ कैसे निकालते हैं बताओ? बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड का मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता होगा, लेकिन मैं निकाल लेता हूं। F/m। ए का क्या होगा? एरिया को एज इट इज रखो। F को लिखेंगे mLT/2, जो आपको याद करना है। फोर्स का तो आपको हमेशा याद होना चाहिए mLT/2। नीचे आपकी पोल स्ट्रेंथ है। नीचे क्या है? पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता का बीमीय सूत्र क्या होता है? क्या होता है पोल स्ट्रेंथ का? एम्पियर इनटू एन। एम्पियर मीटर होता है ना यूनिट, तो एल हो जाएगा। एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ई वाला एल इससे कट जाएगा, तो क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर T/2 A/1। ये आएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। चुंबकीय फ्लक्स आपका पक्का इतना ही हो जाएगा, काफी है। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन पक्की करनी है। दूसरा उसका क्या मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो याद रखनी है। तीसरा आपको बीमीय सूत्र याद रखना है। अच्छा, ऐसा ही एक फॉर्मूला और होता है जिसे अपन बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। बताना सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? फिर हिंदी में इसे बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व इसका भी खूब मात्रक पूछता है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो पहले सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालो आप। फाई जो होता है ना, फाई फ्लक्स में चेंज, तो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? Li। यहाँ जो L लिख रहा है, L सेल्फ इंडक्टेंस है, तो L की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से वो होगी ∅/I। तो यहाँ बताओ ∅/I को अगर अपन लिखें वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर ही होता है हेनरी। वेबर पर एम्पियर को क्या बोल देते हैं हम? कई बार पूछा है, आपसे पूछेगा स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस का? हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही पूछेगा तब भी हेनरी। इसका बीमीय सूत्र बताओ, डीएफ क्या निकलेगा? फिर इसका डीएफ क्या होगा? फाई का लिख लो ऊपर से mL² T/2 A/1, और नीचे आई का फिर लिखना है नीचे ए। तो क्या हो जाएगा? mL² T/2 A/2। हो सके तो सबसे ज्यादा काम आपको जो करना है ना, मात्रक पे करना है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ओटी में आएंगे ये पेपर में, मात्रक और बीमीय सूत्र, यूनिट एंड डीएफ, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो पेपर में आपको पक्की होनी चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपका चुंबकीय फ्लक्स का हो गया। संगी संग मैंने सेल्फ इंडक्टेंस ही आपको बता दिया।
कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। सबसे कठिन क्वेश्चन कौन सा लग रहा है तुम्हें? फैराडे के लॉ समझ में आते हैं दोनों? फर्स्ट लॉ बताइए चलो। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है यदि किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, या अपन कह सकते हैं फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें एक देखो सबसे पहले अगर मान लो आपेक्षिक गति होती है, इस बात को सुनी ना, आपेक्षिक गति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव मोशन। एक मैग्नेट और एक कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो मतलब क्या चीज चेंज होगी? ये बेसिक है, आपको पढ़ाया मैंने, जी बेसिक है। अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या, जब रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स में क्या होगा? चेंज। इसे नहीं भूल सकते आप, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चेंज इन फ्लक्स। अच्छा यहाँ पर कौन सा फ्लक्स है कोई बताएगा मुझे? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स में चेंज होगा, जब फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हिंदी में ऐसे बोले तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक। इससे एक धारा उत्पन्न होगी जिसे अपन बोलते हैं प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। अब इसी फिनोमिनन को, ये कंप्लीट जो फिनोमिनन है, बेसिक है तुम्हें याद होगा, इसी फिनोमिनन को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे? जब एक चुंबक और एक कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। When a relative motion between a coil and a magnet, then there is a change in magnetic flux. Due to it, EMF is induced in the coil and induced current is generated. This phenomenon is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई रटने की बात ही नहीं है इसमें, अपने हिसाब से लिख लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को। अब इसमें सबसे पहला जो लॉ है वो यही कहता है कि जो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा उसके कारण ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट तब तक होगा जब तक फ्लक्स में चेंज होगा। दोबारा सुनिए, पहले लॉ में ये बोला है फैराडे ने, फ्लक्स में जो चेंज होगा उसके कारण ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट यानी विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित होगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये पहला लॉ है। दूसरे लॉ में क्या कहा है? दूसरे लॉ में कहा है कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। इंग्लिश में EMF produced in the coil is directly proportional to the rate of change in flux या rate in change in flux। तो आपको rate of change in flux को आपको यहाँ पर लिख देना, E equal to d∅/dt। तो बताओ यहाँ से E क्या निकल के आ जाएगा? माइनस का K d∅/dt। यहाँ K की वैल्यू कितनी होती है बताओ? यहाँ K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो ये फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा ना उसके बराबर होगा आपका क्या? E प्रेरित वाहक बल। इसी को आपको ड्राइव भी करना होता है। अच्छा बता दें सेकंड लॉ को ड्राइव कैसे करते हैं। पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो मैं आपको बताऊं, एक तो फैराडे जो सबसे ज्यादा आ सकता है, दूसरा ट्रांसफार्मर, ठीक है? ये दोनों डेरिवेशन या दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन मान लो, एक तो डेरिवेशन तो बहुत कम है इसमें, दोनों ही थ्योरेटिकल है, पेपर में आते हैं। ट्रांसफार्मर में ऊंचाई में अंतर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर है ना, वो जो अपना पूरा डेरिवेशन है एक, जिसमें अपन सिद्धांत पढ़ते हैं उसका थ्योरेटिकल कंप्लीट, वो ट्रांसफार्मर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सीधी बात है, 2 नंबर का क्वेश्चन ही बन सकता है, सीधा 4 का बनेगा ट्रांसफार्मर में से। लेंज लॉ कर लोगे? लेंज लॉ, लेंज लॉ में क्या होता है? प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, ठीक है ना? इंड्यूस्ड जो करंट होता है जिस कॉज के कारण प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करेगा? अपोज करेगा। ये दोनों डेरिवेशन आपको पक्के कर लेने, एक तो प्योर इंडक्टेंस वाला और एक प्योर कैपेसिटेंस वाला। रेसिस्टेंस वाला आने के चांस नहीं है क्योंकि रेसिस्टेंस वाला छोटा है,
लेकिन इनके डेरिवेशन आपको करना है, एक में इंटीग्रेशन होता है और एक में डिफरेंशिएशन होता है। आपको मालूम है कंडक्ट जो कैपेसिटेंस वाला है उसमें डिफरेंशिएशन होता है और इसमें इंडक्टेंस होता है, मतलब इंटीग्रेशन होगा। आप इंडक्टेंस वाले में इंटीग्रेशन, ऐसे याद रख लो, इंडक्टेंस वाले में क्या होगा इंटीग्रेशन, और जहां आपकी कैपेसिटेंस आ रही है वहां पर होगा आपका डिफरेंशिएशन। अब कर लेते हो इन दोनों डेरिवेशन को, नहीं करके देखोगे कि एलसीआर में इतनी दिक्कत नहीं आती मेरे हिसाब से, इन दोनों में ही दिक्कत आती है, कहां पॉजिटिव लगना है कहां नेगेटिव लगना है। देखो जल्दी से, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो जे कॉइल वाला करा रहा हूं, ठीक है, पहले मैं आपको V = V0 sin ओमेगा t, V = V0 sin ओमेगा t। आपको डेरिवेटिव पार्ट करना है केवल इसका, L इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया और इसका जो वोल्टेज होगा Vm, और नहीं लगाना चाहो तो उसको कोई जरूरत भी नहीं है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो आपको V मान सकते हो केवल इसको, है ना, वोल्टेज को V मान सकते हो यहाँ पर, क्योंकि दोनों एक अलग अलग तो है नहीं, तो V मान सकते हो, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा उतना ही यहाँ से होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगाते हैं, V = V0 sin ओमेगा t। उसके बाद अपन लगाएंगे सबसे पहले EMF इंड्यूस्ड। EMF कितना इंड्यूस होता है इसमें, माइनस का L di/dt, जो कॉइल के अंदर होगा। अच्छा, ये कॉइल का जो होगा वो नेगेटिव होगा, भाई दिमाग में ये रखना, ये नेगेटिव होगा, और आपका जो V है यहाँ पर V वो पॉजिटिव है। तो जब नेगेटिव यहाँ पर जो इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर, जो इसके अंदर माइनस का L di/dt होगा, तो आपको जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उस वोल्टेज को कम कर देगा। जी कितना कम कर देगा, जितना ये नेगेटिव है। तो टोटल दोनों का ईएमएफ जो होगा ना जोड़ने के बाद E + V किरचॉफ्स लॉ से वो 0 होगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ, क्योंकि इधर की साइड जो आपका देखो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है, कल पढ़ाया था मैंने आपको, सिग्मा E = सिग्मा IR होता है कि नहीं होता। R यहाँ पर है नहीं, R यहाँ पर है नहीं, तो R की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा पार्ट इधर का क्या होगा, 0 होगा। R 0 है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में पढ़ोगे आप, हियर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यहाँ पर R नगण्य है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, R को 0 कर देंगे, तो IR की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पर किरचॉफ का सेकंड लॉ लगता है, यहाँ पर किरचॉफ का या किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है सिग्मा E = सिग्मा IR, चूंकि R यहाँ पर 0 है इसलिए सिग्मा E की वैल्यू 0 होगी। मैंने तो लास्ट में भी एक बात कही थी, अगर लैंग्वेज में फंस रहे हो तो आप ऐसे लिखो, किरचॉफ की द्वितीय नियम से, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो R की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि अपन शुद्ध प्रेरकत्व ले रहे हैं ना, इंग्लिश में बोले तो एक क्वेश्चन ही पूछता है, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त AC परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछता है 0, क्योंकि इसमें शुद्ध प्रेरकत्व है। इंग्लिश में सेल्फ, इसे इंग्लिश में बोले तो ओनली प्योर इंडक्टेंस, तो प्योर इंडक्टेंस है तो रेजिस्टेंस तो 0 हो जाएगा ना उस समय, रेजिस्टेंस क्या होगा इसमें 0। तो आप सिग्मा E की वैल्यू कितनी निकालोगे, देखो सिग्मा E कौन कौन है इसमें, एक तो V है और दूसरा E है, इक्वल 0। V की वैल्यू कितनी है इसमें, V0 sin ओमेगा t, E की वैल्यू कितनी है, माइनस का L di/dt इक्वल 0। अब इसके बाद आपको यहां से इसे इधर ले जाना है और इसके अपॉन में इंटीग्रेशन पार्ट बनाना है, कैसे भी करके V0 sin ओमेगा t इक्वल, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, L di/dt। तो V0 अपॉन में sin ओमेगा t। कई बच्चे ये सोचते होंगे सर पहले आपने दूसरे तरीके से करा, लेकिन तरीका कुछ नहीं हो, क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएगा। di/dt अगर बताओ डिफरेंशिएशन पार्ट का, ये dt भी इधर ले आओ चाहो तो, इस dt को भी इधर ले आओ। अगर इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दो तो आई आ जाएगा, करंट की इक्वेशन तो निकालनी ही, और इसका इंटीग्रेशन कर लो, बस खत्म। करो सॉल्व, जिसे करना हो जल्दी से पास करो, जिसे करना हो जल्दी से करिए।
तो डी आई यहां से निकल के आ गया V0। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना फिजिक्स में। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस जिसकी अच्छी होगी उसका पेपर अच्छा जाएगा। 2 दिन की और बात है, फिर तो फिजिक्स से तुम भले ही मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के तुम्हें फिजिक्स में थोड़ा कंपटीशन लेवल पे जाओगे तो वहां काम आएगी फिजिक्स। काम तो सब चीजें आनी है तुमको। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का सी क्यों आ रही है? इतनी बुरी नहीं लगनी चाहिए फिजिक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो एक बात समझिए, जैसे ही आप लोग फिजिक्स पेपर दे लोगे उसके बाद आपकी बायोलॉजी का पेपर है, तो उस पेपर के लिए आप तैयारी करना। बायोलॉजी का पेपर देके नहीं, फिर हम केमिस्ट्री और मैथ दोनों की संग में क्लास लगवा देंगे। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और मैथ दोनों की, 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा मैथ। रिवीजन रिएक्शनों का करेंगे बैठ के, नहीं तो काम चलेगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करना बताना। V0 sin ओमेगा t अपॉन में L dt। di का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? अच्छा, di का मतलब यहाँ पर एक 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो x का आपने पढ़ा होगा 1 dx, तो क्या होता है जी? होता है कि नहीं होता? तो 1 अपन लिख नहीं रहे उधर, तो इधर से क्या निकलेगा? इधर से कॉमन निकाल लो, V0 अपॉन L को कॉमन निकाल लो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस का कॉस। और एक चीज और आएगी इसमें, बताओ, अपॉन में। इंटीग्रेशन में अपॉन में जाएगा और डिफरेंशिएशन में इनटू में जाएगा। माइनस का V0 अपॉन में ओमेगा L कॉस ओमेगा t। अच्छा एक बात बताओ, सभी बता रहा हूं, इसमें भी और इसमें भी। इसमें माइनस आया है तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है? माइनस वाले में π/2 माइनस वाला ओमेगा t, और जब प्लस वाला आएगा तो उसमें आपको प्लस वाला लगाना है, ठीक है? क्योंकि साइन में दोनों फॉर्मूले लग जाते हैं। तो माइनस का V0 ओमेगा L साइन π/2 माइनस ओमेगा t। π/2 का मतलब क्या होता है? π/2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री है ना। तो इस माइनस का अंदर साइन क्या करता है? माइनस को उगेल देता है, कॉस बचा लेता है ना। तो माइनस इसके अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा बाहर, तो क्या बन जाएगा? V0 ओमेगा L साइन ओमेगा t माइनस का π/2। और जो आगे दिख रहा है उसे क्या मान लेंगे अपन? इसे I0 मान लेंगे। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया ना इसके, जो सी वाला आया है पेपर में, लेकिन मैंने ये क्यों करा है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इस साल ये याद है। सी वाला सिंपल पड़ता है, सी वाले में कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन करना है उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग। एलसीआर परिपथ को कर लोगी? डाउट है तो मुझे बता दो। ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगों को गुण सहित समझाइए। इसमें क्या करना है आपको? ध्यान दो। सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आपको जो सबसे पहले करना है, उस क्वेश्चन को अपने तरीके से करना है आपको कि सातों तरंगें जो आपकी हैं उनको एक सीक्वेंस में याद कर लो। पता सबसे पहले कौन है ऊपर? गामा की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है या आवृत्ति? इंग्लिश में मैंने बोला फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी कि वेवलेंथ? गामा की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो अगर आपसे सीक्वेंस पूछे, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग मॉडल पूछे, तो आपको गामा सबसे पहले लिखना है। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? गामा के बाद एक्स, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं एक्स रेस। दूसरी यूवी, पराबैंगनी। इनको आप तीनों की गुण कर लो अच्छे से, तीनों के उपयोग कर लो, गामा
एक्स यूवी, गामा एक्स यूवी। अच्छा बोलो बताओ, ये गैसों को आयनित कर देती है और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट और दे आयोनाइज गैसेस। ये दोनों में, तीनों में ये चीज लिखी है कि ये गैसों को आयनित कर देती है, ठीक है। यूवी किरणें होगी। इसके बाद कौन है बताओ? गामा का यूज बताओ कि बच्चा, गामा का यूज क्या होता है? ट्यूमर का इलाज करने में, ट्यूमर में। एक्स का भी यूज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा मुख्य यूज होता है एक्सरे, फ्रैक्चर बोन का पता लगाने में, ठीक है। यूवी रेस का देखो, बैक्टीरियाज को मारने में भी करते हैं, तो किल द बैक्टीरियाज, ये सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स में हो जाती है। एक्स-रेयों का यूज किस में होता है? देखो, अपने अंदर हीरे ज्वारात छुपे हुए हैं, उनका पता लगाने के लिए यूज होता है। शुद्ध अंडों की पहचान करने में, प्योर एक्स की प्योरिटी की पता लगाने में, ये सब लिखे। 4-5 यूज हैं आपके, दो तो कम से कम करो उनमें। इसके बाद आता है दृश्य प्रकाश, इंग्लिश में से बोलते हैं विजुअल लाइट। इसकी वेवलेंथ पूछ लेता है आपसे 4000 एंगस्ट्रॉम से, इसकी पूछ लेता है 4000 से लेके 8000 तक। उसके बाद अवरक्त, अवरक्त का यूज किसमें होता है? रिमोट में, टीवी के रिमोट में। अवरक्त किरणों का यूज होता है टीवी के रिमोट में, इंफ्रारेड का। और अवरक्त किरणों का यूज रोगी की जो सिकाई करने में करते हैं अपन, गर्म होती है ना किरणें, गर्म एनवायरनमेंट को गर्म करने में, वातावरण को गर्म करने में, अंधेरे में फोटोग्राफी में। तो इसके बाद अवरक्त के बाद आता है अपना माइक्रोवेव ओवन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें माइक्रोवेव ओवन। रेडार में भी यूज होता है, राडार सिस्टम में, ठीक है। और लास्ट में रेडियो, ये किसमें यूज होती है? तो रेडियो तरंगों का यूज किसमें करते हैं हम लोग? जैसे टेलीकम्युनिकेशन, मतलब यहाँ से कोई अगर प्रचार करना है अपन को, किसी जगह दूसरी जगह ले जाना है चीजों को, तो रेडियो वेव्स का यूज करते हैं हम लोग। तो ये सातों किरणों को अच्छे से तैयार करना है। गामा, एक्स, यूवी दृश्य, अवरक्त, आईआर, माइक्रो, रेडियो। इंग्लिश में अवरक्त को आईआर बोलते हैं, है ना। अवरक्त को इंग्लिश में आईआर बोलते हैं, माइक्रो, रेडियो, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो गामा, एक्स, यूवी, विजुअल लाइट, आईआर, माइक्रो, रेडियो, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आप कर लेना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। 8th क्लास का क्वेश्चन है ना। When ray of light strikes a polished surface, then it reflects in the same medium. This phenomenon is called reflection of light. इसके दो नियम बता सकता है कोई? पहला पॉइंट, I बराबर R। शॉर्ट में कितनी जल्दी बोला उसने? I बराबर R। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंग्लिश में बोले तो ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसके बाद अपवर्तन कोई बताएगा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? कोई रे जैसे मान लो रेयर मीडियम से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है, ठीक है, और सघन में आ रही है, तो बताना विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा? बेंड तो होगी किधर को? टुवर्ड द नॉर्थ। अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो बेंड होती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने पर बेंड होती है किधर की? और टुवर्ड द नॉर्थ। इसी फिनोमेनन को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में बोलो, when a ray of light enters from one medium to another medium, then it deviates from original path. This phenomenon is called refraction. इसके दो लॉज बताया कोई? इसके लॉज कौन-कौन से हैं? इसके नियम कौन-कौन से हैं? पहला तो नियम सेम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर अलग। इसमें अपवर्तित किरण है, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट पॉइंट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन इन सेम प्लेन। दूसरा जो नियम है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप पढ़े दिए, बार बार आता है, पता इस नियम का क्या नाम है? स्नेल। तो प्रश्न पूछता है स्नेल का नियम कौन से नियम को कहते हैं? अपन अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन कोई बच्चा बताएगा? पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होता है? राहुल तो बताओ पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ध्यान देना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर ग्रेटर देन या मोर देन किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो उस कंडीशन में आपकी जो रे है वो किधर जाएगी? वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी। इसी फिनोमेनन को अपन बोल देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा किसके कारण चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। इसका एक और ऑप्टिकल फाइबर, इसका यूज है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। तो इसको अच्छे से कर लेना, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में कोई समस्या? चलिए जाते हुए मैं तुम्हें एक डेरिवेशन इसलिए करने के लिए कहूंगा, लेंस सूत्र करके दिखाऊंगा। चलो लेंस फॉर्मूला, मुझे मालूम तुम लोगों का मन तो नहीं कर रहा करने का, लेकिन करना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला करके दिखाओ, सबसे इजी डेरिवेशन। और पता है किसके लिए करोगे? कॉन्केव के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए करना। देखिए डेरिवेशन प्रूव कर रहे हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल टू 1 sin i। जो लेंस फॉर्मूला कर रहे हैं वो करते रहे, और जो नहीं कर रहे हैं वो इसे ध्यान से देखें। म्यू इज इक्वल टू 1 sin i। मान लो कोई रे कांच से, कहां से? कांच से यानी ग्लास से किस में एंटर कर रही है? जी जा रही है अपनी वायु में। वायु मतलब एयर। तो इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण की जो वैल्यू होती है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री का हो जाएगा फिर? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले अपन इस पॉइंट पर स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, वाई स्नेल्स लॉ। वाई स्नेल्स लॉ, तो जी म्यू ए इक्वल टू 1 sin i अपॉन sin i अपॉन sin r। अच्छा ग्लास से एयर में है इसलिए इससे बोलेंगे जी म्यू ए sin i अपॉन sin r। अच्छा इसे पलट दें, या तो इसे अभी पलट दो या थोड़ी देर बाद पलट देंगे, पहले वैल्यू रख लो, पहले वैल्यू रख लो। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। यदि i की वैल्यू ic हो, यदि i की वैल्यू क्या हो, तब r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। If i is equal to ic, then r जो होगा वो 90 डिग्री होगा। जब r 90 डिग्री होगा तो अपन क्या करेंगे? r की वैल्यू 90 डिग्री, i की वैल्यू ic के बराबर, r 90 डिग्री है, तो अपन इसे लिख लेंगे a म्यू g, सॉरी g म्यू ए लिखेंगे, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखना वैल्यू को, g म्यू ए इक्वल sin ic अपॉन में sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? sin 90 की वैल्यू होती है 1, इसकी जगह 1 रख देंगे। तो g म्यू a की वैल्यू क्या बन गई? g म्यू a बन गया आपका sin ic
इक्वेशन नंबर बताओ। यहां से क्या करते हैं, यहां से अपन क्या करते हैं, यहां से अपन लिखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। और इसी क्वेश्चन को और करा दूं फिर मैं उसके बाद 10 चैप्टर रिवीजन कराऊंगा आपको नोट्स में से डायरेक्ट। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो क्या हो जाएगा, जी म्यू ए किसके बराबर हो जाएगा, 1/a म्यू जी के। इसलिए 1/a म्यू जी बराबर हो जाएगा sin i c के a म्यू जी। और इसे पलटोगे a म्यू जी कितना आ जाएगा फिर 1/sin i c। आपको ये पता होना चाहिए जब ईयर के रिस्पेक्ट में अपन किसी का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं तो अपन उसे डायरेक्ट म्यू भी लिख सकते हैं। तो म्यू कितना आ गया 1/। आप इतना ध्यान रखना म्यू की जगह n से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर लेते हैं हम लोग। तो जी हो गया प्रूव कर लो इसे। r/2 अब आप कर ही लेते हो। सरल सूक्ष्मदर्शी इस साल आ गया पेपर में तो कंपाउंड को अच्छे से कर लेना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक खगोलीय दूरदर्शी होगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इस साल। एक जी तो शायद आ चुका है इस साल, नहीं जी नहीं आया। ये दोनों अच्छे से कर लेने। एक तो लेंस फॉर्मूला है, सॉरी लेंस मेकर, जी लेंस मेकर है। और जी आपका हो गया प्रिज्म वाला क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन बाय थ्रू प्रिज्म, वो वाला क्वेश्चन कर लेना। हाइगन का तरंग सिद्धांत है। और जी तो मैं भी दोनों रिवीजन भी करा रहा हूं अभी आपको। हाइगन्स वेव थ्योरी, सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी है ना, वो वाली है 10th चैप्टर में। प्रकाश का व्यतिकरण करना है आपको, इंटरफेरेंस और दूसरा डिफ्रैक्शन। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है पेपर में, दोनों में डिफरेंशियल वो भी आ सकता है पेपर में। ये दोनों अपना अच्छे से कर लेना है आज आप लोगों को।